जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 58 पेपर इसके सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 7 मार्च 2021 को 10:30 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज है वो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी। इसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज ही टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से, ये रहा। अब इसमें बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रत्येक परिवार को एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के दैनिक रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। तो वो आपका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें पूछा गया भी किशोर ने अपनी रसोई के फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने की योजना बनाई। टाइल की प्रत्येक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है और रसोई 2.4 मीटर लंबी है और 1.6 मीटर चौड़ी है। अब इसमें क्या है, या तो आप इसको मीटर में चेंज करो या फिर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करो। अब इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ये देखो भी 2.4 मीटर है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से गुना कर दो भी, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा भाई। 240 और 240 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। उसके बाद में 1.6 है, तो 1.6 को 100 से गुना कर दो भी, 100 से गुना करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो ये तो रसोई की लेंथ है, रसोई की लेंथ है और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ये टाइल की लेंथ है। अब आपको रसोई का जो फर्श का क्षेत्रफल है निकाल लेना है। तो रसोई का फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा तो 240 इंटू 160, 240 इंटू 160, ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया। और अपॉन में क्या आ जाएगा भी, अपॉन में यहाँ पे टाइल का क्षेत्रफल आ जाएगा भी। टाइल एक क्या है, वर्गाकार है और इनकी भुजा क्या है भी 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 10 इंटू 10 ये कर दो, तो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो और 24 का 16 के साथ में गुणा करवाओगे तो 384 आ जाएगा। तो कितनी टाइलों की जरूरत होगी, तो 384 टाइलों की जरूरत होगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताना है आपको चाय, पेय और कप। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा भी चाय एक पेय पदार्थ है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पेय आ जाएगा। और उसके बाद में ये आपकी चाय आ जाएगी, तो चाय है वो पेय के अंदर आ जाएगी यानी पीने का है, और कप आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पेय आ जाएगा और पेय में चाय आ जाएगी और ये आपका कप हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको एसईओ का पूरा नाम बताना है। तो एसईओ का पूरा नाम हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियां निकलती हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें विली बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं, विलाई बोल दो या फिर विली बोल दो, एक ही बात है। तो छोटी आंत के अंदर है वो आंतरिक सतह में अंगुली नुमा आकृति निकली हुई होती है और उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें विली कहते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है यूडीएचआर के पूर्ण अध्यक्ष एलेनोर रूजवेल्ट किस देश से संबंधित है, तो ये यूएसए यानी अमेरिका से संबंधित है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी 2 प्रतिच्छेदी वर्त लंबकोणीय कहलाते हैं। 2 प्रतिच्छेदी वर्त है
जो कि लंब कोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री हो, यानी उनके बीच का कोण समकोण होना चाहिए, तभी दो प्रतिच्छेदी वर्त लंबवर्तीय लंब कोणीय कहलाएंगे। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसका डायग्राम देखो भी, डायग्राम किस प्रकार से बनेगा भी। मैंने इस प्रकार से एक वर्त ये ले लिया और एक मैंने इस प्रकार से एक वर्त ये ले लिया। इसका सेंटर बिंदु ये हो गया मेरे पास में और इसका सेंटर बिंदु ये हो गया। अब इन दोनों सेंटर बिंदुओं को मैंने मिला दिया। अब किसी बाहरी बिंदु से वर्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ तो ये इस प्रकार से खींची जाएगी, और किसी बाहरी बिंदु से वर्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ तो ये इस प्रकार से खींची जाएगी। यानी आपकी ये जो रेखा है वो इस प्रकार से खींची जाएगी। चीजें समझ पाए। अब यहाँ पे ये आपके पास में R1 मान लो, ये आपके पास में R2 मान लो। अब किसी बाहरी बिंदु पे, किसी बाहरी बिंदु से वर्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वो परिधि के जो त्रिज्या के साथ में क्या है, समकोण का कोण बनेगा। यानी यहाँ पे समकोण बनेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा भी, समकोण बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है भी स्पर्श रेखाओं के बीच में स्पर्श यानी दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के लंब बन जाती है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे भी, लंब कोणीय कहलाते हैं। इसको क्या बोलेंगे, लंब कोणीय कहेंगे भी। दो प्रतिच्छेदी वर्त लंब कोणीय कहलाते हैं यदि उनके बीच का जो कोण है वो कितना होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, तभी वो लंब कोणीय कहलाते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है सतह से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश फर्स्ट एस में लगाया गया है। तो ये नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है भी, नया स्वदेश विकसित खोजी यंत्र लगाया गया है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है एक्स है वो वाई और जेड की सास है। ये एक्स है ना, ये वाई और जेड की सास है भी, एक्स वाई और जेड की सास है। उसके बाद में आगे इसने बोला भी पी एन की पुत्री है, पी है वो एन की पुत्री है, तो पी ये यहाँ पे रख देते हैं और एन की पुत्री है ये, तो एन की पुत्री हो जाएगी, ये लो एन की पुत्री हो जाएगी। पी है वो एन की पुत्री है। जो जेड का पति है, जो किसके लिए आया ये जो है वो एन के लिए आया है, यानी जो जेड का पति है। तो इसका कहने का मतलब ये है भी एन है वो जेड का पति है भी, एन जेड का पति है। तो इसका मतलब ये हो गया भी जेड है वो पी की माँ है, जेड है वो पी की माँ है। तो एन का एक्स से क्या संबंध है, एन का एक्स के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखो भी इसमें पी है, पी एन की पुत्री है, पी एन की पुत्री है और एन है वो जेड का पति है। तो इसका मतलब ये हो गया भी एन जेड का पति है, और इसमें एक्स है वो दोनों की सास है, वाई और जेड दोनों की सास है। तो इसका मतलब ये हो गया भी सास कौन होती है, पिता की सास है वो पति की माँ सास कहलाती है भी। तो यहाँ पे एन है वो इनका पति है भी, एन है वो जेड का पति है, तो एन की माँ कौन होगी, फिर एन की माँ है वो एक्स हो जाएगी, एन की माँ एक्स हो जाएगी। तो एन है वो एक्स का पुत्र हो जाएगा भी, एन है वो एक्स का पुत्र हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। तो वो आपका राइट आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन से गलगन रोग हो जाता है भी, ठीक है। तो यहाँ पे थायराइड जो ग्रंथि होती है वो गले के अंदर होती है भी, थायराइड है वो अपने गले के अंदर होती है जिससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट अपने पास में है जलवायु परिवर्तन के संबंध में GHGS का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो G से बन जाएगा ग्रीन और H से बन जाएगा हाउस और G से बन जाएगा गैस, तो ग्रीन हाउस गैस बन जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उनकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी। तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, सभी त्रिकोणीय फलन आवर्ती होते हैं, कोस एक्स के अपवर्तनांक का मान ज्ञात करना है। अब यहां से देखिएगा, कोस एक्स का अपन ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से खींचा जाएगा। ये हमारी वाई एक्स लाइन है और ये हमारी एक्स एक्स लाइन होगी।
ठीक है, तो ऐसे खींचा जाएगा यहाँ से शुरू होकर। cos 0 का मान 1 होता है, तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा आपका, ऐसे चलता जाएगा आगे आगे ऐसे चलता जाएगा। तो cos 0 का मान 1 होता है, cos पाई बटा 2 का मान 0 होता है, ये आता है हमारे पास में पाई, पाई पे -1 होता है, ये होता है 3 पाई बटे 2 पे 0 होता है, और फिर 2 पाई पे, ये यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई पे 1 होता है। यहाँ से लेके मान यहाँ तक जाता है, फिर इसके बाद में अगेन दोबारा यही कंडीशन दोबारा रिपीट होती है, फिर यही कंडीशन दोबारा रिपीट होती है। तो यहाँ से 0 से लेके 2 पाई तक इसका आवर्तनांक माना जाता है cos x का। इसके बाद में फिर दोबारा यही कंडीशन रिपीट होने लग जाती है, इधर भी ये ऋणात्मक रिपीट होता रहता है इस प्रकार से। तो इसका cos x का आवर्तनांक पूछा है, तो cos x का आवर्तनांक कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके ग्राफ को देखकर आपको बताना है। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन देखो भी, अब इसमें बोला गया भी 21.707 में कितना जोड़ने पर योगफल है वह 29.053 प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो देखो भी 29.053 के अंदर से आप 21.707 है वो माइनस कर दो। माइनस करोगे तो 13 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4, और 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 1 गया 7, तो ये हो जाएगा 7.346, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया किसे बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, और निकट दृष्टि दोष होता है उसे मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्यतः निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूरी पर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है, अब इसके अंदर है वो दूरदृष्टि दोष के अंदर निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती भी, दूरदृष्टि दोष होता है उसमें निकट की जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती, ये रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है भी, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, और दूरदृष्टि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु दिखाई, निकट दृष्टि दोष के अंदर है वो दूर की वस्तु, दूरदृष्टि दोष है उसमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, और निकट दृष्टि दोष होता है ना उसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती भी। ठीक है, अब यहां पे देखो भी निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूर स्थित होता है, तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होता है भी, क्या हुआ है 25 सेंटीमीटर होता है भी, निकट दृष्टि जो बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी पर तरीके से संगत है और 1 असंगत है, असंगत का चयन करना है। तो आईसीसी वर्ल्ड कप होता है वो क्रिकेट के अंदर होता है भी, किस में होता है, क्रिकेट के अंदर होता है। बाकी जो ओलंपिक गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम है और एशियन गेम है ये अलग हो जाएंगे भी, और आईसीसी वर्ल्ड कप है ये आपका अलग हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना भी 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2800 रुपए का 1/1/2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। तो अब इसके अंदर आपको बताना है भी चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है तो दर का क्या करना है आपको, दर का आधा करना है, और समय का क्या करना है, समय का आपको दुगुना करना है। समय 1.5 वर्ष है तो समय कितना हो जाएगा भी 3 वर्ष हो जाएगा, और दर 10% है तो दर कितनी हो जाएगी 5% हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो गणना की जाती है वो अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की जाती है। अब फॉर्मूला लगा दो, मूलधन इंटू क्या आ जाएगा दर, मूलधन इंटू आ जाएगा 1 प्लस में दर अपॉन में 100, तो यहाँ पे 5% दर है तो 105 अपॉन में 100 इंटू 105 अपॉन में 100 इंटू 105 अपॉन में 100। अब 20 से 20 काट दो भी, और ये 20 से कट जाएगा, और ये आपका 21 से कट जाएगा,
और ये 20 से कटेगा और ये आपका 21 से कट जाएगा, 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100। उसके बाद में इसको काट दो भी, 500 का 20 और ये हो जाएगा 21 बार कट जाएगा, और इसको 4 7 28 बार काट दो। उसके बाद में ये आपके पास में 21 और 21 कितने हो जाएंगे, 441 हो जाएंगे। 21 इंटू 21 441 इंटू 21 इंटू 7 और अपॉन में आपके पास में क्या है अभी 20 है, अपॉन में आपके पास में 20 है। अब ये आपके पास में 441 का 21 के साथ में और फिर 7 के साथ में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 441 इंटू 21 और इंटू आपको करवाना 7 के साथ में, तो ये आपके पास में हो जाएगा 64, कितना आ जाएगा भाई 64,827, 64,827 और अपॉन में आपको करना है 20, अपॉन में भाग में आपको 20 करना है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 3241.35 आ जाएगा भाई, 3241.35 आ जाएगा। अब ये आपके पास में मिश्रधन आ गया। आपको क्या ज्ञात करना, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, तो इसमें से मूलधन माइनस कर दो भी, मूलधन माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस कर दो 2800, माइनस 2800 करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 441.35, कितना आ जाएगा भाई 441.35 आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक आदमी ने एक पंखा खरीदा जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये है। यदि उसे 30% और 20% की 2 क्रमागत छूट मिली तो उसने पंखे को कितने में भुगतान कर दिया। अब देखो भी पहले ये देखो 200 रुपये इसका अंकित मूल्य था, अब 30% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 70 में बेचेगा, तो 70 अपॉन में 100, और आगे क्या है 20% की छूट दी तो 20 की छूट देगा तो 80 में बेचेगा, तो 80 अपॉन में 100, तो 2 0 से 2 0 काट दो और 2 0 से आप 2 0 काट दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 2 14 और 14 8 112, तो यहाँ पे कितने में बेचेगा 112 रुपये में बेचेगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बताना है भी साइन 5 पाई अपॉन में 3 का मान आपको ज्ञात करना है। तो अब इसके अंदर है वो ये आ जाएगा आपके पास में साइन और 5 पाई का मान कितना होता है अभी, पाई का मान 180 डिग्री होता है, और इंटू इसमें क्या है 5 है और अपॉन में क्या है 3 है, तो 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 6 18 यानी 60 आ जाएगा। और उसके बाद में ये आपके पास में कट जाएगा, 5 से काटोगे इसको तो ये कितनी बार कट जाएगा अभी, ये आपके पास में कट जाएगा 5 6 30 यानी 300 आ जाएगा अभी। अब यहाँ पे साइन 300 डिग्री बन गया ना। 300 डिग्री आपको पता है भी कौन से चतुर्थांश में आता है, 4 चतुर्थांश होते हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360 होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 300 डिग्री आपको पता है कि इसमें आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा, और चौथे चतुर्थांश में ए एस टी सी यानी साइन का मान नेगेटिव रहेगा। साइन का मान क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो 300 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन ये हमारे पास में 2 पाई होता है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 पाई माइनस में या 360 माइनस में 60 डिग्री लिख सकता हूं क्या। 2 पाई का मान तो आप जान गए 360 हो गया, 360 में से 60 घटाऊंगा तो 300 डिग्री आ जाएगा। और वैसे आप जानते हैं कि साइन 2 पाई माइनस में थीटा बराबर क्या होता है बताइए, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। लेकिन ये अगर ये चौथे चतुर्थांश में है तो माइनस के साइन थीटा लग जाएगा। बस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। चौथे चतुर्थांश में इसलिए माइनस लग गया, इसलिए ऑप्शन आपका 1 नंबर राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी पतंग उड़ना, पतंग उड़ती है या फिर पतंग को उड़ाया जाता है तो पास्य को क्या किया जाता है, फेंका जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, इसमें L1 का क्या अभिप्राय है। तो L1 का यहाँ पे राइट अभिप्राय हो जाएगा लेग रेगियन पॉइंट फर्स्ट, लेग रेगियन पॉइंट फर्स्ट, यानी L का अभिप्राय हो जाएगा लेग रेगियन पॉइंट फर्स्ट। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और
अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? तो उसे अपन गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं भी। क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन गति बोलते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी कौन सा असंगत है। अब यहाँ पे पहले 4, फिर पहले आया 3, फिर 4, फिर 24 और फिर आ गया 23। उसके बाद में यहाँ पे आ गया 8, 9, 19 और 18। थोड़ा सा देखना भी यहाँ पे 15, 16, 13 और 12 आसान सा है। 5, 6, 22 और 21। अब इसके अंदर देखो भी 3 का विपरीत होता है, वो होता है x जो कि 24 पे आता है, और 4 का विपरीत होता है यानी d का विपरीत होता है w जो कि 23 पे आता है। 8 का विपरीत होता है हाई स्कूल यानी h का उल्टा s होता है, और 9 का उल्टा यानी i का उल्टा r होता है। इसी प्रकार से जो o है, o का उल्टा l होता है भी, o का उल्टा l होता है तो यहाँ पे l आएगा, यहाँ पे l आएगा। और p का उल्टा है वो k होता है भी, p का उल्टा k होता है तो ये असंगत हो जाएगा। इसमें ये जो आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो असंगत हो जाएगा। और बाकी e का उल्टा है वो v होता है, और f का उल्टा u होता है, फादर, अंकल और इवनिंग। इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग मील की पैदल यात्रा की थी, तो 240 मील की। कितने मील की? 240 मील की पैदल यात्रा की थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, स्रो शिक्षा अभियान। स्रो शिक्षा अभियान का उद्देश्य वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, तो वो आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। क्या हो जाएगा भाई? 6 से 14 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, उस संख्या का चयन करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो 2 से 3 बढ़ा दिया, 2 से 3, 2 में 3 जोड़ा 5, फिर 5 में 6 जोड़ दिया, और फिर 9 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 12, फिर 15 जोड़ा, फिर 18 जोड़ा, और अब 21 जोड़ेगा। 21 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा आपके पास 6 और 8 86 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट पहले 3 जोड़ रहा है, फिर 6 जोड़ रहा है, फिर 9, फिर 12, यानी 3 का मल्टीपल चल रहा है अभी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है ये तो आपका हो गया a का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस में b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पे 2.3 आ रहा है, 2.3 आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी। ये हो गया a माइनस बी, और ये 6 प्लस 6.1 आ रहा है, तो ये हो गया आपके पास में a प्लस बी। ठीक है, यानी a माइनस बी, a को 4.2 में से 1.9 माइनस करोगे 2.3 बचेगा, और 4.2 में से 1.9 है प्लस करोगे 6.1 आएगा। तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा? a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी और a माइनस बी ओपन किया तो अपन ने ये आया a माइनस बी, और यहाँ पे ये आपके पास में आ जाएगा a प्लस बी, और ये आ जाएगा a माइनस बी। अब इसको कट करोगे तो यहाँ पे मान इसका क्या आ जाएगा? अभी 1 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रारंभ कब किया गया था? तो वो आपका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2013 को प्रारंभ किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए क्लास की और प्रीवियस ईयर के पेपर की, तो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो एनटीपीसी की हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 135 टेस्ट मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी, जिसमें सारे के सारे पेपर है वो प्रीवियस ईयर के पेपर रहने वाले हैं। अब इसके में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना भी क्या आएगा। अब इसके अंदर देखो भी, जो बाहर वाली संख्या है ना उसका ऐड करो, जोड़ो, आपस में जोड़ोगे तो ये कितना आएगा? 13, और उसके बाद में नीचे वाली संख्या का हाफ इसमें से माइनस कर दो भी। नीचे वाली संख्या 12 है, उसका हाफ हो जाएगा 6, माइनस करोगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 7। इसी प्रकार से 5 और 8 का आपस में जोड़ोगे तो 13 आएगा। नीचे वाली जो संख्या है उसका हाफ इसमें से माइनस कर दो, तो ये आपके पास इसका हाफ हो जाएगा 4, और ये माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 9, जो कि बीच वाली संख्या आ जाएगी।
इसी प्रकार से 6 और 6 प्लस में मैंने x, 6 प्लस में x इसमें से क्या कर दिया, जोड़ दिया। और उसके बाद में से इसमें क्या करना है अभी, इसमें आपको माइनस करना है x अपॉन में 2 और बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं भी, तो एलसीएम लोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा और इसके नीचे है वो आप 1 मान लो भी, 1 मानोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 6 2 12 और प्लस में 2x और माइनस में x बराबर में 14 2 28 हो जाएगा ये। अब इसके अंदर बचेगा आपके पास में ये 12 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा 28 में से 12 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 16। तो x का मान कितना आ गया 16, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त को शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अंकित मूल्य पर 10% के कमीशन की कटौती के बाद एक टीवी सेट का मूल्य 9090 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब इसमें अगर अपन बात करें भी अंकित मूल्य पर 10% की कटौती के बाद में, अब मैं अंकित मूल्य मान लेता हूं भी, कितना मान लेता हूं 100 रुपये मान लेता हूं, अंकित मूल्य 100 रुपये मान लेता हूं। अब इसके ऊपर 10% की कटौती कर दी गई या फिर ये बोले भी छूट कर दी गई, छूट कर दी गई तो कितने में बेचेगा भी 100 का 10% 10 ही होता है और 90 में बेचेगा भी 10 की कटौती कर दी तो 90 में बेचेगा। तो अब 90 की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 90 की वैल्यू है वो आपके पास में आ जाएगी 9090। अब 0 से 0 काट दो, 1 का मान आपके पास में कितना आ जाएगा 101 यानी 101 आ जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आपने माना क्या है 100 माना है, तो 100 से गुणा करवा दो तो ये आपके पास मुझे 10,100 जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी भारत में संविधान दिवस, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखो भी, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है, तो वो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि CO2 होता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 5:3 है और उनका योग 560 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है। अब देखो भी दो संख्याओं का योग अपने को 5:3 दे रखा है संख्याओं का अनुपात, तो हमारे अनुसार योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन उसने बोल रखा है 560 है योग, तो 1 का मान आपके पास में कितना आ गया 70 आ गया। तो दोनों में से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। छोटा अनुपात कौन सा है 3 है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करवा दो, 3 7 21 210 हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरीके से संगत है और एक क्या है असंगत है। उस असंगत को ज्ञात करना है। जीत, हार और ड्रा ये मैच के परिणाम है। जीत हो गई, हार हो गई, ड्रा हो गया, ये मैच के परिणाम है, लेकिन टॉस इसमें क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था, तो ये 1904 के अंदर किया गया था। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, तो 1904 में पारित किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, यदि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार कितने घन बन सकते हैं ये आपको बताना है। 15 सेंटीमीटर n का मान ज्ञात करना पड़ेगा भी आपको। छोटे घनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे क्या करना होता है आपको n का क्यूब करना होता है। और n कहाँ से आएगा, तो n आएगा बड़े घन की भुजा अपोन में क्या आ जाएगा छोटे घन की भुजा, अपोन में छोटे घन की भुजा आ जाएगी। अब बड़े घन की भुजा 15 है, अपोन में छोटे घन की भुजा 3 है, तो 3 एकम 3 3 5 15, n का मान 5 आ गया और 5 की क्यूब कर दो तो ये कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा छोटे घनों की संख्या आ जाएगी 125। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई
की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई की रचना है वो सत्यनारायण ने की थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मर्द है। ये किसने बोला था? भी भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मर्द है। तो ये स्वामी विवेकानंद ने बोला था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूरा नाम क्या है भी? तो ये हो जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने सभी दोस्तों के साथ में ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। अब देखो भी इसके अंदर अपन बात करते हैं भी 50 का 860, 50 का 860%, 860% है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। और 860 का 50% और भाग का निशान है, यहाँ पे भाग का निशान है तो ये हो जाएगा, भाग का निशान लगा दो और ये हो जाएगा 860 का 50%, तो 50 अपॉन में 100। अब भाग का निशान है तो आगे वाली संख्या है वो पलट जाएगी भी, पलटेगी तो ये आपके पास हो जाएगा 50 का 860 अपॉन में 100 आ गया और इंटू का निशान लगेगा और 100 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर और 860 इंटू 50 आ जाएगा। तो ये आपस में कट जाएगी 50 से 50 और 860 से 860, 100 से 100 कैंसिल, मान आ गया इसका 1 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर यदि √5n, 5 की पावर n बराबर में 5 है तो n का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी रूट का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर पावर 1/2। तो यहाँ पे में 5 के ऊपर पावर है वो 1/2 है और उसके बाद में यहाँ पे इसकी पावर कितनी है अभी? तो इसकी पावर n अभी ये n गुणा के अंदर आ जाएगा और बराबर में 5 की पावर है वो मैं 1 लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आधार समान है तो घातें भी बराबर कर दो भी, तो आधार समान है घातें बराबर कर दोगे तो ये हो जाएगा n/2 बराबर में 1। तो n बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी भाग देना है 7 का और इसमें 5 का भाग देना है। तो 7 का भाग दोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 0.077 अपॉन में 7 माइनस में 0.005 अपॉन में क्या है भी? 5 है। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या है? 3 0 आ जाएगी और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगी भी? 3 0 आ जाएगी। अब उसके बाद में इसका एलसीएम ले लो भी, एलसीएम लोगे या फिर एलसीएम ले लो या फिर डायरेक्ट इसको अगर कट रहा है तो काट दो भी। ये 7 से कट रहा है वैसे तो और ये 5 से कट रहा है भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 से कटेगा तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और ये 11 बार कट जाएगा। या फिर आप इसका एलसीएम लेके भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार 7 से काट रहा हूँ तो ये आपका 11 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 11/1000, 11/1000 आ जाएगा। और उसके बाद में इसको काटेंगे तो 5 से कम 5 और 5 से 5 कट जाएगा तो ये आपके पास में माइनस का 1/1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। अब देखो भी 1000 इसका क्या आ गया? अभी एलसीएम आ गया, 1000 एलसीएम आ गया। 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेगा, 0 से 0 काट दो भी, 2 के बाद में पॉइंट आएगी तो 0.0 और 1, 2 के बाद में क्या आएगा भाई? दशमलव आएगा तो 0.0 और 1 आ जाएगा जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म बोल दो। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज का उपयोग करके बनाया जाता है। तो बारंबारता बहुभुज का उपयोग करके वर्गों और बारंबारताओं के मध्य बिंदुओं का, यानी बारंबारता बहुभुज वर्गों और बारंबारताओं के मध्य बिंदुओं का उपयोग करके बनाया जाता है भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा?
एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी यदि आप को इसको अल्फाबेट के हिसाब से प्रदर्शित करना हो तो कौन सा शब्द अंत में आएगा। अब इसके अंदर अभी ए बी और ए सी और ए सी, तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी और ए बी के अंदर इसके अंदर होड है, यू पहले आता है या फिर ओ पहले आता है, तो ओ पहले आता है, तो इसका मतलब ये 1 नंबर पे आएगा और ये 2 नंबर पे आएगा। उसके बाद में ए सी और ए सी, अब ए सी के बाद में सी आ रहा है और ए सी के बाद में ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया अभी ये पहले आएगा आपका, ये 3 नंबर पे आ जाएगा और उसके बाद में सी है वो ए के बाद में आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपका 4 नंबर पे आएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो सबसे अंत में आएगा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी FLOW, अब इसको ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है DJMU लिख रहा है। अब यहाँ पे देखो भी क्या इसमें सेट कर रहा है ये, तो यहाँ पे -4 कर दिया इसने, सॉरी -2 कर दिया और यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2, प्रत्येक के अंदर -2 कर रहा है भी। तो W 23 पे आता है, -2 करोगे तो 21 यानी U आ जाएगा, और I 9 पे आता है, -2 करोगे तो G 7 पे आ जाएगा, और N आता है 14 पे, -2 करोगे तो 12 L आ जाएगा, और G आता है 7 पे, -2 करोगे तो 5 आ जाएगा E। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको इसका मान बताना है भी, मान क्या आएगा, तो यहाँ पे मान रख दो भी, मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में √9 प्लस में 1 अपॉन में √9 माइनस में 1, और इसका क्या है भी होल स्क्वायर करना है आपको, इसका होल स्क्वायर कर दो और माइनस में ये हो जाएगा आपके पास में √16 प्लस में 1 अपॉन में √16 माइनस में 1, और इसका क्या करना है आपको होल स्क्वायर करना है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पे भी, इसने अब √9 है ये 3 के रूप में बाहर आ जाएगा भी, ये आपका 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 3 के रूप में बाहर ले लो भी इसको, तो ये आपके पास में 3 हो जाएगा, 3 प्लस में 1 आ जाएगा, और नीचे है वो 3 माइनस में 1 आ जाएगा, और इसका क्या है इसने होल स्क्वायर किया है, और माइनस का निशान बीच में 16 है वो 4 के रूप में बाहर आ जाएगा, 4 प्लस में 1 और 4 माइनस में 1, और इसका क्या है इसने होल स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर यानी 16, और अपॉन में 3 माइनस 1 यानी 2, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में ये हो जाएगा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर यानी 25, और 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। अब देखो भी 4 एकम 4 और 4 चौके 16, अब इसका एलसीएम कितना आएगा 3, 3 का एलसीएम आ गया 4 तिया 12, माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में 25, 12 माइनस में 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करो भी, अब इसके अंदर है वो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा भी, क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आपके पास में कितना आ जाएगा भी 9 आ जाएगा, इसका एलसीएम 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 इसका एलसीएम रखो, 9 इसका एलसीएम रख दोगे आप, 9 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 9 चौका 36, 36 में से 25 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा 11, 11/9 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी इनमें से, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूं। अगला देखो भी, कांगो नदी पर निर्मित बांध में 40,000 मेगावाट एक विद्युत शक्ति उत्पादन करने की क्षमता है, तो वो है कांगो नदी पर निर्मित इग्गा बांध है। कांगो नदी के ऊपर कौन सा बांध है, इग्गा बांध है, जिसमें 40,000 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा फ्रांस है, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी ए बी से दुगुना तेज है और बी सी से 3 गुना तेज है, और 54 मिनट में सी द्वारा तय की गई दूरी ए द्वारा कितने मिनट में तय की जाएगी। तो देखो भी ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब इसने ए बी से 2 गुना तेज है और बी है वो सी से 3 गुना तेज है, तो यहाँ पे सी को मैं 1 मान लेता हूँ भी, तो बी सी से 3 गुना तेज है, तो इसका मतलब
बी है वो 3 हो जाएगा, और ए है वो बी से 2 गुना तेज है, तो इसका मतलब ए है वो यहाँ पे 6 आ जाएगा ए का मान। अब एक का मान 54 है, यहाँ पे देखो भी एक का मान यानी जो दूरी है वो, कहने का मतलब ये भी ए एक मिनट के अंदर भाई एक दूरी तय करता है, ये 3 है और ये 6 दूरी तय करता है। तो 54 मिनट के अंदर इसने जो भी दूरी तय की है, 54 मिनट के अंदर है वो जो भी उसने दूरी तय की सी ने, वो एन कितनी दूर में तय करेगा, तो यहाँ पे 6 का भाग लगा दो इसमें, तो 6 निम 54, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 55 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। अभी किस बजट को काला बजट के नाम से जानते हैं? तो 1973-74 के अंदर जो बजट प्रस्तुत किया गया था उस बजट को काले बजट के नाम से जानते हैं, तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1859 में, 1859 के अंदर लागू किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि ये आपको x का मान ज्ञात करना है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये, तो अंदर अंदर वालों का गुणा करवा दो और बाहर बाहर वालों का गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5x, कितना हो जाएगा भाई 5x हो जाएगा। 5x बराबर में ये आपके पास में हो जाएगा 8 इंटू 0.75, 8 इंटू 0.75, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो ये 5 इसके भाग में आ जाएगा भाई, तो यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 4 पांजे 20, सॉरी 4 एकम 4 और 4 दुए 8, 3 दुआ 6, 6 बटे आपके पास में हो जाएगा 5। अब 5 का भाग दोगे इसमें तो ये आपके पास में हो जाएगा 5 एकम 5 और बच गया 1 और पॉइंट 10, 5 दुए 10, तो 1.2 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड के अंदर है। अभी फ्राइंग पैन लेक कहां पे है? तो ये फ्राइंग पैन लेक झरना है जो प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है, न्यूजीलैंड के अंदर है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस को 11 नवंबर, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो आपका राइट आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यानी 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है भी, और वो है शिक्षक दिवस के रूप में। जो आप सोच रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो शिक्षक दिवस होता है भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आएगा भी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी अवयव है, यदि ये 12th लेवल का क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस अवयव उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? तो उसे शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी प्रत्येक अवयव शून्य होगा तो उस अवयव को, उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? तो उस मैट्रिक्स को शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के मनार से पृथक करता है? तो वो हो जाएगा पाक जल डमरू, यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 2 कुर्सियां और 1 मेज का मूल्य 880 रुपए है और 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 980 रुपए है, तो प्रत्येक का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो भी 2 कुर्सियां हैं, 2 चेयर है और उसके बाद में प्लस में 1 आपके पास में मेज है और बराबर इसका मूल्य कितना भी 880 है। ये समीकरण आपकी क्या बन गई? 1 बन गई। दूसरी समीकरण देखो भी, दूसरी में है 1 चेयर प्लस में 2 मेज और बराबर में इसका मूल्य है 980 रुपए। ये आपके समीकरण नंबर 2 बन गई। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में यहां पे आपको क्या करना है, या तो चेयर बराबर कर लो या फिर आप मेज बराबर कर लो। तो मैं चेयर बराबर कर लेता हूं, तो समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा कर देता हूं। 2 से गुणा करूंगा तो ये मेरे पास मुझे 2 चेयर प्लस में 2 दुआ 4 यानी 4 मेज और बराबर में 0, 8 दुआ 16, 9 दुआ 18 और 19, 1960। अब समीकरण नंबर ये 2 है, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटा दो भी, तो ये आपके पास में 2 चेयर माइनस में प्लस 1 मेज बराबर में 880 है। ये आप घटाओगे
तो यहाँ पे आपके पास में निशान चेंज हो जाएगा। निशान चेंज होगा तो ये कट जाएगा और ये बचेगा आपके पास में 3 मेज। क्या बचेगा भाई? 3 मेज बराबर में 0 और 18 में से 8 जाएगा तो 8, और उसके बाद में 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 980। तो एक मेज का मूल्य कितना आ जाएगा? तो एक मेज का मूल्य है वो आपके पास में आ जाएगा, 3 से भाग दे तो 3 तिया 9, कितना आ जाएगा? 3 तिया 9। और उसके बाद में ये आ जाएगा 2 मेज। अभी यहाँ पे एक मेज कैसे कर दिया? अभी 2 मेज है, ये 2 मेज है, ये देखो 2 से गुणा, यहाँ पे तो एक ही मेज है अभी, सॉरी यहाँ पे तो एक मेज है। अब ये कितना हो गया? अभी ये आपके पास में 3 मेज बच गई। अब ये हो जाएगा 3 तिया 9, 1960 है ना, 1960 को 2 से गुणा, 980 को 2 से गुणा किया 0 और 18। अब इसमें से 880 जाएगा, यानी 1960 में से 880 आपको माइनस करना है। तो ये 0 हो जाएगा, इधर से 80 ली, और ये हो जाएगा आपके पास में इधर से 80 लेंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8, और 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 10, यानी 1080 आ जाएगा। ये कितना आएगा भाई? 1080 आएगा। अब 3 का भाग दो तो 3 तिया 9 बच गया, 1 3 से 18 यानी 360। मेज का मूल्य कितना आ जाएगा? 360 रुपये आ गया। एक मेज का मूल्य 360 रुपये आ जाएगा। तो 360 आपका एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका मतलब आप है वो इस प्रकार से कर सकते हैं भी, तो 4 नंबर ऑप्शन। या फिर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, यानी कुर्सी का भी निकालना चाहते हो, समीकरण नंबर 1 के अंदर मान रख दो, तो ये हो जाएगा 2 चेयर प्लस में 360 बराबर में 880। अब ये 360 इधर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा भाई? माइनस का हो जाएगा, तो 0 2 और ये आपके पास में बचेगा 520। 2 चेयर बराबर 520, तो चेयर बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 का भाग लगा दो इसमें, तो 2 दूआ 4 बच गया, 1 2 6 12, 260 रुपये आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है तो इसमें सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सेट करो। आप आरोही क्रम में सेट करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 5, सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है, 2 फिर 2 2 2 बार आया भी, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4 नहीं है, 5 फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7, फिर 8 नहीं है, 9 और फिर 10 और फिर 11। अब इनमें मिड वैल्यू निकालनी है भी, मिड वैल्यू निकालनी है। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 इधर और 4 इधर छोड़ दो, मिड वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी? 6, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको साइन 420 डिग्री का मान ज्ञात करना है भी। अब देखिएगा, साइन 420 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, और 360 डिग्री को अपन 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो साइन 2 पाई प्लस में 60 डिग्री, ये आ गया पहले चतुर्थांश में, यहाँ पे 2 पाई है और ये इधर जाएगा 60 डिग्री आगे जाएगा, तो पहले चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होता है। साइन 2 पाई प्लस में थीटा, तो साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम लघुत्तम समावर्ती 180 है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब हमारे अनुसार इसका एलसीएम कितना हो सकता है? भी मैंने वो संख्या 3 और 4 मान ली। अब हमारे अनुसार उनका एलसीएम कितना हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 4 × 12, यानी जो 3 और 4 संख्याएं हैं इनका एलसीएम 12 आ रहा है, लेकिन वो बोल रहा है भी 180 आ रहा है, तो 112 बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 1 का मान 15 आ गया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? 4 है, तो 4 से गुणा करवा दो भी, तो सबसे बड़ी संख्या 60 आ जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है IBM, जो कि कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का पूर्ण रूप बताना आपको, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा, जो कि 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, कथन आपको दे रखा है भी सभी बल्ले चूड़ियां हैं।
सभी बल्ले, सारे के सारे जो आपके बल्ले हैं वो किस में आ जाएंगे भी, तो चूड़ियों में आ जाएगी, तो CH से चूड़ी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में कुछ टोकरियां चूड़ियां हैं परंतु बल्ले नहीं है। कुछ जो आपके टोकरी हैं वो क्या है, चूड़ी है परंतु बल्ले नहीं है। और सभी टोकरियां चूड़ियां नहीं है, सारी की सारी जो आपकी टोकरी है वो चूड़ी नहीं है। तो इस प्रकार से आपकी टोकरी बन जाएगी, ये रही टोकरी। और दूसरा इसका जो डायग्राम बनेगा वो मैं इस प्रकार से बना सकता हूं भी, ये आपका बल्ला है, ये आपके बल्ले हैं, यानी सभी बल्ले चूड़ी है, तो सारे के सारे जो बल्ले हैं वो चूड़ी में आ जाएंगे। और उसके बाद में इसने बोला भी कुछ टोकरियां चूड़ियां हैं, कुछ जो आपकी टोकरी है वो चूड़ी है परंतु बल्ले नहीं है, परंतु बल्ले नहीं है। तो इसका मतलब कुछ जो आपके टोकरी है वो बल्ले नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका क्या है, ये टोकरी का डायग्राम बन जाएगा, इस प्रकार से बन सकता है भी। सभी टोकरियां चूड़ियां नहीं है, सारी की सारी जो आपकी टोकरी है वो चूड़ी नहीं है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैंक करके आपको दिखाऊं तो देखो भी, इसने बोला है भी कुछ टोकरियां चूड़ियां हैं, कुछ जो टोकरी है वो चूड़ी है, यानी जो मैं ब्लैंक कर रहा हूं ये चूड़ी है, वो क्या है, टोकरी है, ठीक है। और इसने बोला परंतु बल्ले नहीं है, परंतु कुछ टोकरियां चूड़ियां हैं परंतु बल्ले नहीं है। ये ओनली फॉर क्या है भी, ये ओनली फॉर चूड़ी टोकरी है, ये ओनली फॉर चूड़ी टोकरी है। और यहां पे अब जो मैं ब्लैंक कर रहा हूं वो क्या है, बल्ले, जो चूड़ी है, जो टोकरी है, ठीक है, वो तीनों कॉमन है। लेकिन जो अब मैं ब्लैंक कर रहा हूं वो कौन सा है, वो है जो क्या है, ओनली फॉर टोकरी है, चूड़ी नहीं है, चूड़ी नहीं है और बल्ले भी नहीं है। तो इसके दो डायग्राम बन गए। अब इसमें देखो भी कौन सा निष्कर्ष सही है ये आपको बताना है। तो कुछ टोकरियां बल्ले और चूड़ियां दोनों है, कुछ जो आपकी टोकरी है वो बल्ले और चूड़ियां दोनों है। अब इसके अंदर तो ये सही है, इसके अंदर तो आपका सही है, लेकिन इसके अंदर सही नहीं है, इसके अंदर है वो आपका सही नहीं है, दोनों के अंदर सही होना चाहिए। तो इसको क्या है, कैंसिल मानेंगे, गलत मानेंगे। आगे देखो भी, कुछ बल्ले न तो टोकरियां हैं और न ही चूड़ी है। कुछ जो आपके बल्ले हैं वो न तो टोकरी है और न ही आपके क्या है, वे कुछ बल्ले न तो टोकरी है और न ही चूड़ी है। तो बल्ले ये रहे भी, बल्ले सारे के सारे है वो चूड़ी के अंदर आ रहे हैं, और ये बोल रहा है भी न तो चूड़ी है, तो सारे के सारे बल्ले चूड़ी है भी। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी कुछ टोकरियां न तो चूड़ियां हैं और न ही बल्ले है। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाऊं तो इसके अंदर तो ये रहा भी, जो कुछ टोकरी है जो न तो चूड़ी है और न ही आपके क्या है, बल्ले है, वो जो मैंने डायरेक्ट किया अभी। और इसके अंदर ये रहा भी, इसके अंदर न तो टोकरी है, न तो चूड़ी है और न ही बल्ले हैं, वो ये रहा भी, ठीक है। दोनों के अंदर इसमें क्या है, सही, दोनों के अंदर है वो ये डायग्राम सही हो रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। उसके बाद में इसने बोला भी कुछ चूड़ियां न तो बल्ले है और न ही टोकरियां हैं। कुछ जो आपकी चूड़ी है वो न तो बल्ले है और न ही टोकरियां हैं। तो इसके अंदर तो आपका कुछ जो इसके अंदर तो मैंने ये देखो, ये डायग्राम मैंने बनाया है आपका ये, इसने बोला भी कुछ चूड़ियां न तो बल्ले है और न ही टोकरी है, न तो बल्ले है और न ही कुछ चूड़ियां, कुछ जो आपकी चूड़ी है ये चूड़ी ये रही भी, कुछ चूड़ियां न तो बल्ले है और न ही टोकरियां हैं, ये संभव नहीं है भी। न टोकरियों वाला है ना, ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सारे की सारी चूड़ियां आपकी टोकरी के अंदर आ रही है इस डायग्राम के अंदर, इसमें तो नहीं आ रही लेकिन इस डायग्राम के अंदर आ रही है भी। तो यहाँ पे इस डायग्राम में ये गलत हो जाता है, इसमें सही हो जाता है, तो इसका मतलब इसको गलत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो 7, 5, 2, 3 और उसके बाद में 13, 5, 1, 4 है, और उसके बाद 9, 8 और 2 आगे बताना है क्या आएगा। अब इसके अंदर देखो भी, पहले क्या करवाओ, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करवा दो, 7, 5 35, ठीक है। और उसके बाद में 7 और 5 आपस में जोड़ लो, 7 और 5 12, और 12 इसमें माइनस कर दोगे तो नीचे क्या आ जाएगा भी, 23 आ जाएगा। और ये क्या है, 2 और 3 23 बन रहे हैं भी, तो नीचे 23 आ गया। इसी प्रकार से 13, 5 65 होते हैं भी, 13 और 5 65 हो गया। और उसके बाद में 13 और 5 को जोड़ो, 13 और 5 को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये 13 और 5 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 18, और इसमें से 18 आप माइनस कर दो भी, तो 18 इसमें माइनस करोगे तो ये आपके पास में 15 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा भी, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। और उसके बाद में यहाँ पे तो ये नियम लागू नहीं हो रहा अभी, 13, 5 65, 13 और 5 18, और 18 इसमें 65 में से 18 माइनस करोगे तो ये नहीं आएगा भी,
65 माइनस में 18, तो ये आपका 47 आ रहा है, भी 14 तो नहीं आएगा। ठीक है, अगला कोई और दूसरा इसके अंदर लगाते हैं भी नियम। अब इसके अंदर दूसरा जो नियम लगेगा वो ये लग जाएगा भी यहाँ पे आपस में इसका मल्टीप्लाई करवाओ भी, यानी ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई करवाओगे, 3 5 7 5 35 हो गया। अब नीचे वाली जो संख्या है ना उसका क्यूब जोड़ दो, तो 2 का क्यूब और प्लस में 3 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 प्लस में 3 का क्यूब 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। इसी प्रकार से 13 और 65 का आपस में मल्टीप्लाई 13 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 65 हो जाएगा। और फिर 1 का क्यूब 1 प्लस में 4 का क्यूब यानी 4 का क्यूब 64, 64 और 1 को जोड़ोगे तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार से 9 और 8 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 72 हो जाएगा। फिर 2 का क्यूब यहाँ पे जोड़ोगे, 2 का क्यूब प्लस में यहाँ पे x मान लो या फिर ऑप्शन के हिसाब से रख लो भी, तो ऑप्शन के हिसाब से मैं 4 रख देता हूँ, तो 4 का क्यूब, तो ये हो जाए 4 का क्यूब 64 और 2 का क्यूब 8, 64 और 8 कितने हो जाएंगे? 72 हो जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी कितने लोग कॉफी या दूध नहीं पीते हैं। अब कॉफी वाला कौन सा है भी, तो कॉफी वाला है भी इसमें बी, यानी बी डायग्राम के अंदर नहीं आना चाहिए। और दूध वाला कौन सा है? सी, तो बी और सी के अंदर नहीं आना चाहिए, बी और सी के अंदर नहीं आना चाहिए। तो कितने लोग कॉफी और दूध नहीं पीते हैं, तो 7 है वो क्या है? ओनली फॉर डी में आ रहा है, और 3 है वो ओनली फॉर किस में आ रहा है? ए में आ रहा है। 7 और 3 10, तो 10 लोग हैं वो कॉफी और दूध नहीं पीते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, राजू कार्तिक से 300 मीटर की दूरी पर खड़ा है। राजू और कार्तिक है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 300 मीटर है, तो ये लो 300 मीटर आ गया। राजू दौड़ना शुरू करता है और कार्तिक उसका पीछा करता है। राजू है वो यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और ये कार्तिक यहाँ पे है, कार्तिक उसका पीछा करता है। राजू और कार्तिक क्रमशः 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी पर किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ते हैं, तो 6 मिनट के बाद में उसके बीच की दूरी कितनी होगी? अब देखो भी ये 300 मीटर की दूरी तो पहले से है, ठीक है, और अब वो ये तो 10 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है और ये 12 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो सापेक्ष जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर पर घंटे, 2 किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी। अब यहाँ पे 300 मीटर तो पहले से इसकी दूरी है और 6 मिनट के आप अंदर बताना है भी कितना दूरी तय कर लेगा ये, तो 6 मिनट के अंदर वो इसके बीच की दूरी कितनी रहेगी? तो मैं मानता हूँ भी घंटे को यानी 60 मिनट के अंदर है वो ये 2 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट के अंदर कितना चलेगा? तो 2/60 चलेगा। आपको बताना 6 मिनट में कितना चलेगा, तो इंटू 6 कर दो, तो यहाँ पे ये आपका 0.2 कितना चलेगा भाई? 0.2 किलोमीटर चलेगा। 0.2 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज करोगे तो 1000 का गुणा करोगे, 1000 का गुणा करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 200 मीटर चलेगा भाई। 6 मिनट के अंदर है वो 200 मीटर दूरी कवर कर देगा। अब उसके बीच की दूरी कितनी रही है? टोटल 300 थी और 200 उसने कवर कर दी, तो उनके बीच की दूरी 100 मीटर बचेगी, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखो भी पहले छोटा ब्रैकेट हल कर लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 आ गया और 8 में से 5 जाएगा तो आपके पास में 3 बचेगा भी, ठीक है। और फिर इसका मल्टीप्लाई करवा दो, 3 एकम 3 और 3 दुआ 6, और फिर 2 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, 2 3 6 आ जाएगा। 18 में से 6 जाएगा तो आपके पास में 12 बचेगा, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी, गिरी एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, अपने दोस्त की मदद से वह उसे 4 दिन में पूरा करता है, तो उसका दोस्त अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। तो देखो भी गिरी है ये रहा और उसका दोस्त ये रहा, ये 6 दिन में पूरा करता है और गिरी प्लस दोस्त दोनों मिलकर के उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम 12 आ जाएगा। 6 2 12 और 4 3 12, यानी गिरी और उसका दोस्त है वो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 कार्य करते हैं, गिरी अकेला एक दिन में 2 कार्य करता है, तो इसका मतलब है वो उसका दोस्त एक दिन में 1 ही कार्य करता है, तो 12 कार्य है तो 12 दिन में करेगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है जब यदि वह आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या फिर राज्यों की 4 लोकसभा सीटों को जीतता है।
तो यहाँ पे वैध मतों का 6% मत हासिल करना पड़ेगा उसको, तभी वो क्या है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। तो आपका राइट आंसर होगा 6% हिस्सा, वैध मतों का 6% हिस्सा प्राप्त करे और इसके अतिरिक्त वह राज्यों या फिर राज्यों की 4 लोकसभा सीटों को जीत हासिल करे। आगे देखो भी नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतें कितनी थी? तो 565 थी भी। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत के अंदर है वो 565 रियासतें थी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहले छोटा ब्रैकेट हल कर लो भी, पहले छोटा ब्रैकेट हल करोगे तो यहाँ पे ये देखो भी भाग का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान होगा, तो 25 आपका ऊपर चला जाएगा और 7 है वो नीचे आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 5 25, यानी ये आ जाएगा 5/7। कितना आ जाएगा? 5/7 इसका मान आ जाएगा। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये 14 इसका एलसीएम आ गया भी, 14 इसका एलसीएम आ गया, 7 2 14 और ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस में 4, तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस का 10/14। अब इसको सोल्व करोगे तो ये 14 इसका एलसीएम आ गया, 7 2 14, 5 2 10 माइनस में 10, तो ये आपके पास में आ जाएगा 10 में से 10 गया 0, 10 में से 10 गया तो 0, 0/14, तो यानी इसका मान 0 आ गया भी, इसका मान पूरे का 0 हो गया। उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं, 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा और 1 का 8 के साथ में गुणा 8 ही होगा और 8 में 6 जोड़ोगे 14 हो जाएगा और फिर ये है 1 प्लस में 3/7 और इंटू 14, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 2 14, 3 2 6, 6 में 1 जोड़ोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 7। तो आपका राइट आंसर हो 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 12.8 का x% बराबर है 38.4 के। तो 12.8 का x% का निशान हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, बराबर में 38.4 है। अब ये यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो ये आपके पास में 100 है वो गुणा में आ जाएगा। उसके बाद में भाग 12.8, अब पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो भी। अब 38,400 के अंदर है वो आपको 128 का भाग देना है, जो कि कितनी बार जाएगा? 300 बार जाएगा। आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है टकना पेड़। टकना पेड़ यानी पेड़ के अंदर है वो टकना होता है भी, पेड़ है उसमें क्या होता है? टकना होता है। तो इसी प्रकार अपनी जो हथेली है, हथेली के अंदर है वो कलाई होती है भी, हथेली के अंदर कलाई होती है। या फिर ये बोल सकते हैं भी टकने के नीचे पैर होता है भी, टकना होता है ना उसके नीचे पैर होता है। तो अपनी जो कलाई है उसके बाद में या फिर अपनी कलाई के नीचे क्या होता है भी? अपनी कलाई के नीचे हथेली आती है। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो आगरा के अंदर है भी। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है 3 संख्याओं का महत्तम समावर्ती यानी HCF आपको दे रखा है 15 है और उनका अनुपात आपको दे रखा है 1:2:3 है। अब हमारे अनुसार जो संख्याएं हैं 1, 2 और 3 इनका HCF में मान लेता हूं 1 है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 15 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15। तो वे संख्याएं ज्ञात करो, तो 15 एकम 15, 15 2 30 और 15 3 45। तो 15, 30 और 45 जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था भी, क्या महत्व है? तो यह वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था भी। 22 जुलाई 1947 को वर्तमान जो 22 जुलाई 1947 को वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 82 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया भी रूट 176 प्लस में रूट 2401 का मान ज्ञात करना है। अब देखो भी 2401 को आप रूट से बाहर निकालो, 2401 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 2 के पेयर बना लो भी। तो ये आपके पास में हो जाए 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 इसमें ऐड कर दो तो ये आपके पास में बचेगा 8 0 1 और ये हो जाएगा आपके पास में 4 और 4 8। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 49 का स्क्वायर होता है भी, यानी 2401 है वो 49 यानी 49 के रूप में बाहर आ गया। अब फिर ये 49 है वो 176 के साथ में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 225 और 225 है वो 15 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी थल भारी पानी संयंत्र, थल भारी पानी संयंत्र में शुरू हुआ था तो ये 1987 में शुरू हुआ था भी। थल भारी पानी संयंत्र ये 1987 में शुरू हुआ था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसी प्रोग्राम या कोड का एक हिस्सा जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है
और उसकी इच्छा के विरुद्ध संचालित होने लगता है, उसे किस प्रकार के मेलवेयर के रूप में जाना जाता है? तो उसे वायरस बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर देखो भी एक त्रिभुज है आपके पास में ABC, एक त्रिभुज बना लेते हैं भी यहाँ पे, और ये रहा आपका त्रिभुज, इसमें AB और C ये त्रिभुज है। अब इसने बोला भी PQ AB के समांतर है, PQ है वो AB के समांतर है, और यहाँ पे बिंदु P और Q क्रमशः BC और CA पर स्थित है। तो BC यहाँ पे P बिंदु है और यहाँ पे आपका क्या है? Q बिंदु है, और ये क्या है? इस प्रकार से मिली हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया जो PQ है वो AB के समांतर होगी भी, ये समांतर है। अब यहाँ पे CD, इसने देखो भी CQ अनुपात QA का जो अनुपात दे रखा है, CQ और QA का जो अनुपात दे रखा है वो 1:3 के अंदर बांट रखा है, इसको 1:3 के रूप में बांट रखा है। अब यहाँ पे देखो भी, और CP बराबर कितना दे रखा है आपको? 4 दे रखा है। CP बराबर इसका मान आपको 4 दे रखा है। तो BC का मान पूछा है, यानी इस पूरे का मान आपको पूछा है कितना होगा। अब देखो भी ये जो समांतर है ये पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हो गया ऊपर वाली जो जगह है उतनी ही जगह ये होगी भी आपको CQ का मान आपको 1 दे रखा है, तो CQ बराबर होगा CP के, क्योंकि QP और AB दोनों पैरेलल है, तो CQ बराबर होगा CP के और QA बराबर होगा PB के। चीजें समझ पाए? अब यहाँ पे 1 का मान आपको 4 दे दिया, 1 का मान कितना दे दिया? 4 दे दिया। तो यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है BC का मान ज्ञात करना है, तो यानी इस पूरी का मान ज्ञात करना है। तो पूरी का रेशियो कितना है? तो 3 और 1 4। तो यहाँ पे 1 का मान 4 है, तो 4 का मान कितना हो जाए? 4 चौके 16, जो कि आपका राइट आंसर होगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 2013 से 2017 तक कंपनी जड में हत्तेदार कुर्सियों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 2013 के अंदर देखो भी 50 थी, और 2017 के अंदर ये 30 आ गई, यानी 20 की कमी आ गई। कितने के ऊपर आई भी? 50 के ऊपर आई इंटू 100। तो यहाँ पे 50 से कम 50, 50 2 100, 20 2 40, तो 40% की कमी आ जाएगी। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें बोला गया भी 2012 और 2018 का लाभ आपको इसमें दे रखा है भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसमें नीचे है भी, तो ये आपको पूछ रहा है भी उन वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है जिसमें लाभ औसत से अधिक, तथा उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें लाभ औसत से कम है, उनका अनुपात बताना है भी। तो पहले इनका क्या कर लेते हैं अपन, औसत निकाल लेते हैं। 300 पहले इसका औसत निकाल लो भी, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 300 और 380, तो ये हो गया 680, और फिर 680 के अंदर है वो 310 और जोड़ दो भी। तो 600 में 300 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 900, और 980 में 10 जोड़ोगे 990, और 990 के अंदर है वो आप 990 और फिर 300 और 200 500 और 550 और 590 कितने हो जाएंगे? 600 और 640 हो जाएगा भाई। 640 इसमें ऐड करोगे तो 0, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 1 और 9 और 6 15 और 1 16, यानी 1630 आ गया क्या? 1630। अब 1 2 3 4 और 5 है, तो 5 का भाग लगा दो इसी में। 5 का भाग लगाओ, 5 तिया 15, और बच गया कितना भी? 5 तिया 15 बच गया 1, 5 तिया 15 बच गया 1 13, और 5 दुआ 10 बच गया 3, 5 6 30, 326। अब इसका क्या आ गया? एवरेज आ गया, अभी औसत आ गया। अब 326 से कम कितने सालों का है? पहले आपको क्या देखना है? अधिक देखना है। अधिक देखना है तो यहाँ पे 326 से अधिक 380, और उसके बाद में 350 2 का ही है, तो 2 लिख दिया। और उसके बाद में 300 290 और 310 ये क्या है? कम का है, तो ये 2:3 का आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा अभी देखो? 2:3। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। इसमें बोला गया है भी दुकान S2 से हुई दोनों वर्षों की कुल बिक्री दुकान S3 से हुई दोनों वर्षों की कुल बिक्री का लगभग कितने प्रतिशत है? तो S2 ये रहा भी, और इसमें 90 और 85 दोनों सालों में 90 और 85 का है, तो ये हो जाएगा 5 और 8 और 9 17, यानी 175 का।
और उसके बाद में S3 कहाँ पे, अभी ये रहा अभी S3, और S3 में दोनों सालों में 80 और 75 है, तो ये आपके पास में हो जाएगा 155 का। अब इसने बोला भी S2 S3 का कितना प्रतिशत है, तो 175 है वो 155 का कितना प्रतिशत है, तो इस प्रकार से आ जाए का कितना प्रतिशत है वो हमेशा नीचे आता है भी, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करोगे ना तो लगभग में मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 113% आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसके अंदर है वो आपको बताना भी, यदि उस संख्या के यदि उस वर्ष के दौरान केवल अनाज के आयात पर 5 करोड़ की राशि व्यय की गई, यानी 3.5 का जो मान आपको दे रखा है वो 5 करोड़ दे रखा है, 3.5 बराबर में 5 करोड़ है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान आ जाएगा 50/35। कितना आ जाएगा भाई, 50/35 आ जाएगा। तो उस वर्ष सभी विभिन्न उत्पादों के आयात पर कुल मिलाकर लगभग कितनी राशि व्यय की गई, तो सभी को जोड़ लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3.5 प्लस में 3 प्लस में 2.5 प्लस में 2.3 प्लस में 2 प्लस के अंदर 2 और प्लस के अंदर 1.9, तो ये आपके पास में आ जाएगा 17.2। कितना आ जाएगा भाई, टोटल 17.2 आ जाएगा, तो 17.2 आ जाएगा। अब 50 के साथ में इसका मल्टीप्लाई करवा दो भी, तो 50 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 860 हो जाएगा। 860 के अंदर 35 का भाग लगा दो, 860 के अंदर है वो 35 का भाग लगाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 24.57, और ये किस में अभी करोड़ में है, तो 24.57 करोड़ आ जाएगा भाई, तो ये आपके पास में 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, यदि एक विशेष कुट भाषा में DEN को GHQ लिख रहा है भी, देखो भी DEN को ये क्या लिख रहा है, GHQ लिख रहा है, तो यहाँ पे किस प्रकार से सेट किया इसने भी, +3 कर दिया, यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी +3 कर रहा है, तो +3 कर रहा है तो बॉक्स को क्या लिखेगा, BOX, B आता है 2 पे, 2 में +3 जोड़ेगा तो 5, और O आता है 15 पे, 15 में 3 जोड़ेगा तो 18 R, और X आता है 24 पे, 24 में 3 जोड़ेगा 27, 27 पे आ जाएगा A, तो आपका राइट आंसर होगा ERA, यानी 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने कथन दे रखा है। कथन ये है भी, इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ पेय कॉफी है, इस जो कैफेटेरिया है, इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ पेय कॉफी है, बेचे जाने वाला कोई भी पेय चाय नहीं है, यानी इसमें जो बेचे जाने वाला है वो कुछ कॉफी है लेकिन चाय नहीं है इसके अंदर, और इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले सभी पेय अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना भी कौन सा निष्कर्ष पालन कर रहा है इसमें, तो इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाली प्रत्येक कॉफी अत्यंत सुगंधित है, बिल्कुल सही बात है भी, इसने बोला भी सभी पेय अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट है, तो इसका मतलब पहला सही है। उसके बाद में इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाले कुछ एस्प्रेसो और कैपुचिनो है, इसकी तो कोई यहाँ पे जिक्र ही नहीं हुआ भी, एस्प्रेसो और कैपुचिनो की कोई बात ही नहीं हुई स्टेटमेंट के अंदर, तो इसको गलत करो। और इस कैफेटेरिया में बेचे जाने वाली कुछ चाय सुगंधित नहीं है, तो इसको भी गलत करो भी, सारी की सारी सुगंधित है, सभी पेय पदार्थ सुगंधित है और चाय तो इसमें है ही नहीं भी, ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, पहला सही है इसमें, ओनली फॉर पहला पालन कर रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना भी कौन सा नियम लागू होगा। अगर अपन बात करें भी यहाँ पे 18 और 7 का ऐड करें, 18 और 7 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भी, तो इनका ऐड और इनका ऐड बराबर हो रहा है भी, बाकी 22 और 7 29 होता है, और 15 और 14 29 होते हैं, और 18 और 13 कितने हो जाएंगे भी, तो ये आपके पास 31 होते हैं, तो 14 में कितना जोड़ेंगे, 31 आ जाए, तो 14 में आप 17 जोड़ दो, 14 में 17 जोड़ोगे तो 31 आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अभी इसके अंदर आपको बताना है भी, ये लिख रहा है भी 4 और बीच में आयत है और 5 बराबर 21/4 लिख रहा है, ये 21/4 क्यों लिख रहा है, तो ये लिख रहा है भी 4 यानी 4 × 5 प्लस में 1 अपॉन में 4, चीजें समझ पाए क्या, 4 5 20 और 1 21, 21/4, ठीक है। उसके बाद में आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, 6 3 18 और 1 अपने पास से जोड़ दो, 18 प्लस में 1 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 18 और 1 19/3, ठीक है।
इसी प्रकार से 6 5 30, एक अपने पास से जोड़ दो तो ये हो जाएगा 31 बटा स्टार्टिंग वाली संख्या 6। अब इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें आप करोगे भी a इंटू बी प्लस में 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा, वापस a आ जाएगा, तो वापस a लिख दो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब कथन दे रखा है यदि एक XYZ क्षेत्र में निकटवर्ती तालाब में दूषित जल की वजह से एक महामारी रोग फैला है, एक महामारी रोग फैला है और उस एक महामारी रोग फैला है, अब कार्यवाही क्या होनी चाहिए, उस क्षेत्र और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में उस रोग को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। XYZ क्षेत्र के लोगों को स्वस्थ जनसंख्या वाले अन्य क्षेत्रों में शिफ्ट किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है, भी इतनी आसानी से अपने यहाँ पे कोरोना आया था, तो जिस क्षेत्र में कोरोना आया था उस क्षेत्र को उठा करके दूसरे स्थान पे छोड़ देना चाहिए क्या, ऐसा हुआ तो नहीं। फिर ये बहुत बड़ी सिस्टम होता है, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे मनुष्य का पलायन करना बहुत बड़ी बात होती है, इतना संभव नहीं होता अभी, ठीक है। या फिर ये मान लो भी जहाँ पे कोई इस प्रकार से जो कोरोना फैलता था उस तरीके से कोई फैलने वाली बीमारी हो तो वहाँ से जो भी लोग हैं उनको जो स्वस्थ लोग हैं उस पर ले जाके छोड़ दे तो उनके भी हो जाएगा भी, ठीक है। तो ये गलत तरीका है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दूषित जल निकाय का शोध किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर बताना भी आपको क्या नियम लागू हो रहा है। यहाँ पे अगर अपन बात करें भी, यहाँ पे इसके अंदर है वो 3 5 15 और 6 चौका 24, तो 20 का मान आ जाएगा क्या। अगर इन सभी को जोड़ दें तो भाई इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करवाओ, 3 5 15 और 6 चौका 24 और 24 और 3 और 24 और 8, 24 में से 8 जाएगा तो भी 9 नहीं आएगा। अब देखो भी सभी को ऐड कर लो, बाहर वाले को, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18 और 18 का आधा कर दोगे बीच में 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से 11 और 8 कितने हो जाएंगे भी, तो 11 और 8 है वो 19, 19 और 3 22 और 22 और 4 26, 26 का आधा करोगे तो 13 आ जाएगा। इसी प्रकार से 13 और 12 22, 22 और 5 कितने हो जाएंगे भी, 22 और 5 27, 27 और 13 कितने हो जाएंगे, तो 27 और 13 40 और 40 का आधा करोगे तो 20 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर बताना है ऊपर वाली तीनों की तीनों संख्या यानी 3 4 और 6 को जोड़ दो और यहाँ पे नीचे वाली संख्या 2 और 1 को जोड़कर घटा दो, तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 4 प्लस में 9 और ये कितना हो जाएगा, और फिर माइनस करना है 3 प्लस में 4 का। तो यहाँ पे देखो भी 4 और 5 9 9 9 18, 18 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 11। इसी प्रकार से 4 प्लस में 3 प्लस में 6, तो 4 और 3 7, 7 और 6 13 और 13 में से आप 3 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 प्लस में 3 प्लस में 1, तो यहाँ पे 2 और 3 5 और 6 और 6 में से आपको 5 माइनस करना है, तो 6 में से 5 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो थोड़ा सा इस प्रकार से इसको सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो भी अब 14 है, 4 है और उसके बाद में माइनस को क्या लिखेगा, ये गुणा 12, भाग को क्या लिखेगा, तो भाग का अर्थ है प्लस 16। अब इसको ब्रैकेट में बंद करो और मल्टीप्लाई का निशान का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है भाग, भाग 8 और प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का अर्थ हो जाएगा माइनस का 5। अब इसमें देखो भी पहले इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, 12 और 12 चौके 48, 48 और 16 कितने हो जाएंगे भी, तो ये 14 और ये 64, 64 में 8 का भाग दोगे तो 8 और 8 में 5 घटा दोगे तो आपके पास में बचेगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया भी बस में यात्रा करते समय आपकी मुलाकात एक महिला से हुई, बढ़िया बात है, अभी होनी चाहिए, ठीक है। बस में यात्रा करते समय आपकी मुलाकात एक महिला से हुई और उसने आपसे कहा
आप मेरी सबसे बड़ी पुत्री की मौसी, यानी एक मैन है और एक वो मैन है, आपस में बातें कर रही हैं। अब वो मैन बोलती है भी आप मेरी बड़ी पुत्री, आप मेरी बड़ी पुत्री की मौसी, इसकी मौसी और इसकी मौसी, इसका मतलब उसकी बहन, इसकी मौसी की सबसे छोटी बहन, इसकी मौसी की सबसे छोटी बहन के पिता हैं, के पिता हैं। सबसे छोटी बहन मान लो या फिर किसी कोई कुछ भी मान लो, भी वोमेन बोलती है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने का बोला है, घुमा रखा है इसने बस। आप मेरी सबसे बड़ी, सबसे छोटी, या फिर आप मेरी पुत्री के, ये भी तो बोल सकते हैं भी आप मेरी पुत्री की मौसी, आप मेरी पुत्री की मौसी यानी उसकी खुद की बहन की सबसे छोटी बहन, यानी उसकी बहन ही होगी भी सबसे छोटी, या फिर सबसे बड़ी बात एक ये बहन ही होगी, बहन के पिता हैं। तो इसका मतलब वो आदमी है वो इसके पिता है, वो आदमी है वो इसका ही पिता है भी, इसकी बहन का पिता है तो फिर इसका तो पिता होगा ही होगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी रूपा भाई साहब है कोई, रूपा अपने कार्यालय से 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, ये लो चला दो भी 20 मीटर उत्तर की ओर। उसके बाद में वह 50 मीटर पूर्व की ओर चलता है तो ये लो 50 मीटर पूर्व की ओर चला दो। और उसके बाद में वह 25 मीटर उत्तर की ओर चलता है तो ये लो 25 मीटर उत्तर की ओर चला दो। उसके बाद में वह 50 मीटर पश्चिम की ओर चलता है तो 50 मीटर पश्चिम की ओर चलेगा तो एकदम इसके सीध में आ जाएगा। उसके बाद में वह इस स्थान पर अपनी सहेली के घर, उससे घर के, उसकी सहेली के घर उससे मिलने के लिए रुकती है तो यहाँ पे रुक जाती है। फिर वह 300 मीटर, फिर वह 30 मीटर पूर्व की ओर चलती है, 30 मीटर पूर्व की ओर चलती है। रूपा का कार्यालय उसकी सहेली के घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो रूपा का कार्यालय तो ये यहाँ पे है और रूपा की सहेली का घर यहाँ पे है। अब इससे और दक्षिण की दिशा में, पहले तो ये बात हो गई भी रूपा की सहेली से दक्षिण की दिशा में उसका कार्यालय है घर से। और उसके बाद में 25 ये रहा और 20 ये रहा, 25 और 20 45, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाए 45 मीटर दूर है और दक्षिण के अंदर है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने 4 और यहाँ पे स्टार लगा दिया भी और 5 और बराबर कर दिया 11। इसी प्रकार से 4 और स्टार लगा दिया और 8 और बराबर कर दिया 17। इसी प्रकार से 2 स्टार लगा दिया 9 और बराबर कर दिया 10 के। अब अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दो भी आप, इसका स्क्वायर करोगे तो हो सकता है कि 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 5 जाएगा, 16 में से 5 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 11, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 में से 8 जाएगा तो ये तो बात बनी नहीं, ये बात नहीं बनी। तो अपन पहले क्या करते हैं, इनको जोड़ लें, इनको जोड़ के और इसका आधा इसमें जोड़ दें। फिर 4 और 5 9 और 4 का आधा 2 इसमें जोड़ दिया 11 हो गया। इसी प्रकार से 8 और 4 12 और इसका आधा करोगे 2 12 और 2 14, ये तो नहीं हुआ। उसके बाद में आगे वाला फिर एक स्कीम और लगाते हैं भी, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा और 32 में से 12 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा भाई, ये बचेगा आपके पास में 20। ये भी आपकी स्कीम फेल हो गई। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे दूसरी अपनी स्कीम ये आती है भी, इसके अंदर है पहले इसका आपस में मल्टीप्लाई करवाओ भी, 4 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, 4 5 20, ठीक है। और फिर 20 का आधा कर दो और प्लस कर दो 1, तो 20 का आधा करोगे 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 और 8 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 32 हो जाएगा। 32 का फिर आधा करो और प्लस कर दो 1, तो 32 का आधा करोगे 16, 16 प्लस में 1 17। इसी प्रकार से 9 2 18 आपस में मल्टीप्लाई करो 18, 18 का आधा करो और प्लस कर दो 1, 18 का आधा करोगे 9, 9 और 1 10, 7 18 और 18 का आधा करोगे तो 9 आ जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उससे कैसे सोल्व करते हैं।
रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज है वो हमने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। भी इसमें आपको 135 पेपर मिलेंगे जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर रहने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।